तो नमस्कार, जोहार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं झारखंड बोर्ड कक्षा 12वीं इतिहास महत्वपूर्ण प्रश्नों की। दोस्तों आज मैं आप सभी को हड़प्पा सभ्यता से जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनने वाले हैं वो करवाऊंगा दोस्तों, ठीक है। तो पार्ट 1 हमारा रहेगा दोस्तों ईंट मनके तथा अस्थियां हड़प्पा सभ्यता, और इसमें जितने भी 5 अंक के प्रश्न बनेंगे दोस्तों 5 नंबर टाइप्स क्वेश्चन मैं आपको करवाने वाला हूँ, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इससे पहले मैंने जो 1 नंबर टाइप से क्वेश्चन बन रहे थे वो मैंने चैप्टर वाइज करा दिया। अगर आप सभी ने उसे नहीं देखा तो चैनल पे देख सकते हो, एक एक अंक के प्रश्न करवा दिए हैं, ठीक है। अब बात करेंगे हम लोग 5-5 अंक के प्रश्न जो कि आपके परीक्षा में पूछे जाएंगे, क्योंकि बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है दोस्तों, ठीक है। चलिए तो बात करेंगे दोस्तों आज का पहला प्रश्न जो कि बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है। प्रश्न पूछा गया है कि हड़प्पा सभ्यता के धार्मिक जीवन का वर्णन करें। दोस्तों हड़प्पा सभ्यता का धार्मिक जीवन बताना है, यानी कि हड़प्पा वासी कैसे रहते थे, वहां कौन सा धर्म अपनाया गया था, कौन से धर्म को मानते थे और कैसा उनका वो धार्मिक जीवन रहा था दोस्तों, वो आपको बताना है, ठीक है। चलिए देखते हैं इसका उत्तर दोस्तों, ठीक है। देखिए भाई, हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता का धार्मिक जीवन मुख्यतः मातृ देवी की पूजा पर आधारित थी, ठीक है। आपने पढ़ा होगा दोस्तों, ये लोग मातृ देवी की अधिक पूजा किया करते थे, है ना। खुदाई में बहुत अधिक संख्या में नारियों की मूर्ति मिली है, जिससे यह ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी के निवासी मातृ देवी के उपासक थे दोस्तों, ठीक है, यानी पूजा करते थे। देखिए खुदाई जब हुई ना, खुदाई के दौरान बहुत से हम सभी को मूर्ति प्राप्त हुई, कांसे की मूर्ति प्राप्त हुई, नृत्य करती हुई जो डांस करती हुई जो महिला है उसकी मूर्ति प्राप्त हुई दोस्तों। इससे हम सभी को यह पता चलता है कि यहाँ के लोग है ना वो मातृ देवी की पूजा किया करते थे, ठीक है। हड़प्पा वासी मातृ देवी के साथ ही देवताओं की भी पूजा किया करते थे दोस्तों, ठीक है। आपको पता होना चाहिए यहाँ के लोग मातृ देवी की तो पूजा करते ही थे, और मातृ देवी के साथ साथ देवताओं का भी पूजा किया करता था दोस्तों, ठीक है। ठीक है, मातृ देवी और देवताओं को बलि भी दी जाती थी दोस्तों। इस सभ्यता में जो है ना वो पूजा तो करते ही थे, साथ ही साथ ये बलि भी देते थे। बलि का भी साक्ष्य मिलता है हम सभी को, ठीक है। धार्मिक अनुष्ठान के लिए धार्मिक इमारतें बनाई गई होंगी, लेकिन मंदिर का प्रमाण नहीं मिलता। देखिए हड़प्पा सभ्यता में एक चीज आप बता सकते हैं, जब खुदाई हुई तो पेड़ के एक गर्भ से, महिला के गर्भ से पेड़ निकलता हुआ दिखाई दिया दोस्तों, तो वो हम लोग बोल सकते हैं वृक्ष की पूजा करते हैं, मातृ देवी की पूजा कर सकते हैं, मूर्ति मिला है, देवताओं का वो साक्ष्य मिलता है दोस्तों। लेकिन हम लोगों को ऐसा कोई भी साक्ष्य नहीं मिलता जिससे हम लोग बोल सकते हैं कि मंदिर है वहां पर, ठीक है। तो आपको बताना है, देखिए धार्मिक जीवन का वर्णन करना है तो बताना है कि कैसे कैसे साक्ष्य मिला है। वहाँ शिवलिंग मिला है आपका वो, ठीक है, स्वास्तिक चिन्ह मिला है, ठीक है। तो ये आप बता सकते हैं, हवन कुंड बता सकते हैं, लेकिन मंदिर का ऐसा कोई साक्ष्य नहीं मिलता है दोस्तों, ठीक है। चलिए आगे आपको क्या बताना है कि मोहनजोदड़ो से एक मोहर प्राप्त हुई, एक मोहर प्राप्त हुई दोस्तों, जिस पर, ठीक है, पद्मासन की मुद्रा में एक पुरुष, ठीक है, ध्यान की मुद्रा में बैठा हुआ। देखिए आपको 3 मुख वाले एक देवता का साक्ष्य मिलता है हम सभी को मोहनजोदड़ो में, जो कि ध्यान की मुद्रा में बैठा हुआ है दोस्तों। इसे पशुपति महादेव का नाम माना जाता है, तो पशुपति शिव का वो दिया गया है दोस्तों, ठीक है। तो जब खुदाई हुई तो एक मोहर में ना 3 मुख वाले देवता का वो मिलता है, ठीक है, जिसमें वो ध्यान की मुद्रा में बैठा है, उसके आगे आगे पीछे कुछ पशु उशु भी है दोस्तों। तो इससे हम सभी को पता चलता है भाई पशुपति शिव का तो मिलता है साक्ष्य, लिंग यानी कि जो शिवलिंग की पूजा आज कर रहे हैं उसकी साक्ष्य मिलते हैं हम सभी को, योनि की भाई, है ना, पशु आदि की पूजा भी की जाती थी दोस्तों, ठीक है। वृक्ष पूजा काफी प्रचलित थी भाई, हड़प्पा सभ्यता में सबसे ज्यादा जो प्रचलित थी वो थी दोस्तों वृक्ष पूजा, पेड़ों की पूजा बहुत किया करते थे लोग, ठीक है। इस काल में लोग जादू टोना पे भी बहुत विश्वास करते थे दोस्तों, भूत प्रेत अंधविश्वास ये सब पे बहुत ज्यादा विश्वास करते थे दोस्तों, ठीक है। तो भाई बुरी शक्तियां होती थी ना, अन्य बुरी शक्तियों से बचने के लिए लोग ताबिज का प्रयोग करते थे, ताबिज पहनते थे दोस्तों, ठीक है। जब खुदाई हुई ना, खुदाई के दौरान ताबिज का साक्ष्य मिलता है, तो हम सभी को यह पता चलता है कि ये लोग भूत प्रेत अंधविश्वास जो भी होता था ना उस पर बहुत फॉलो किया करता था, ठीक है। इसलिए लोग डर के मारे ताबिज भी पहनता था, तो ताबिज का भी साक्ष्य मिलता है दोस्तों, ठीक है। आगे क्या आप लिखना है, आपको बताना है कि कुबड़ वाला सांड की भी पूजा किया था। कुबड़ वाला सांड जो आप देख पा रहे होंगे वो भी साक्ष्य मिला है हड़प्पा सभ्यता में, और इसका भी विशेषकर पूजा लोग किया करता था, ठीक है। ये लोग पक्षियों की भी पूजा किया करते थे दोस्तों, और स्वास्तिक जो स्वास्तिक चिन्ह है ना संभवतः हड़प्पा सभ्यता की ही देन है। तो अगर आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए कि हड़प्पा सभ्यता का धार्मिक जीवन क्या है, तो आप आसानी से ये प्रश्न का उत्तर आप लिख सकते हैं दोस्तों कि हड़प्पा वासी जो है ना, ठीक है, पूजा पे बहुत विश्वास करते थे। हड़प्पा वासी मुख्यतः मातृ देवी की पूजा करते थे, और मातृ देवी के साथ साथ देवी देवताओं की भी पूजा करते थे दोस्तों, ठीक है, क्योंकि मूर्ति से प्राप्त होता है, ठीक है। फिर बहुत से देवताओं का भी साक्ष्य मिलता है, जैसे 3 मुख वाला देवता बोल सकते हैं, कुबड़ वाला सांड की देवता बात कर सकते हैं, पशु पक्षी तो इसमें बोल सकते हैं आप, है ना। तो ये चीजें आप रख सकते हैं। वृक्ष की विशेषकर पूजा होती थी दोस्तों, ठीक है। तो ये चीजें आप बता सकते हो। और क्या क्या साक्ष्य मिला दोस्तों, तो आप बताइएगा। शिवलिंग का साक्ष्य मिलता है, मोहर में 3 मुख वाला वो मिलता है, कुबड़ वाला सांड मिलता है, हवन कुंड का साक्ष्य मिलता है दोस्तों, कालीबंगा में हवन कुंड का साक्ष्य मिलता है। तो आप आराम से बता सकते हो कि ये लोग किस प्रकार से धर्म, ठीक है, धर्म को मानते थे और क्या पूजा किया करते थे दोस्तों, ठीक है। चलिए
तो अब बात करेंगे दोस्तों दूसरा प्रश्न की। दूसरा जो प्रश्न पूछा गया कि सिंधु घाटी सभ्यता के मोहनजोदड़ो से प्राप्त विशाल स्नानागार पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखी। यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता में मोहनजोदड़ो में जो विशाल स्नानागार मिला है दोस्तों, इस स्नानागार पे एक आपको टिप्पणी करना है। ठीक है, आपको बताना है कि वो स्नानागार कैसा था। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसे भी मैं आपको करवाता हूँ। देखिए, मोहनजोदड़ो का सर्वाधिक महत्वपूर्ण जो भवन था ना दोस्तों, वो विशाल स्नानागार था। ठीक है, वहाँ का जो स्नानागार था बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण रखता था दोस्तों, जिसका जलाशय दुर्ग के किले में स्थित था दोस्तों। ठीक है, उत्तम कोटि की पक्की ईंटों से बना विशाल स्नानागार स्थापित कला का सुंदर उदाहरण है। भाई ये जो हमारा स्नानागार मिला है, जिससे हम सभी को पता चलता है कि उस समय बहुत अच्छा एक स्नानागार था, नहाने का वो था दोस्तों। ठीक है, जो कि बहुत ही उत्तम कोटि का था और बहुत अच्छे से पक्की ईंटों से बनाया गया था दोस्तों। ठीक है, जल का जो निकलने का व्यवस्था वो बहुत अच्छी प्रकार से की गई थी स्नानागार में दोस्तों। और स्नानागार के साइड में दोस्तों कुछ कमरे बनाए हुए थे, जिससे हम सभी को यह पता चल सकता है कि वहाँ पे लोग अपना कपड़ा उपड़ा बदल सकता है। तो बहुत अच्छी प्रकार से वो स्नानागार थी दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। भाई यह जो जलाशय थी ना, वो 12 मीटर लंबा था, 7 मीटर चौड़ा था और लगभग 3 मीटर गहरा था दोस्तों। ठीक है, आप इस प्रकार से इसकी बता सकते हो। और भी विशेषता है भाई स्नानागार का, तो आप बता सकते हो जो गहराई है ना वो 12 मीटर था दोस्तों, चौड़ाई जो आप बता सकते हैं वो 7 मीटर और लगभग 3 मीटर जो था ना वो गहरा था। ठीक है, इसके दोनों किनारे पर अर्थात इसके उत्तरी तथा दक्षिण भाग में नीचे जाने के लिए सीढ़ी बनाई गई थी दोस्तों। ठीक है, भाई उतरने के लिए जो है ना वो फर्श बहुत अच्छा बनाया गया था, सीढ़ी बनाया गया था दोस्तों। ठीक है, स्नानागार का फर्श पक्की ईंटों का बना हुआ होता था। भाई फर्श जो है ना वो पक्की ईंटों की बनी होती थी। ठीक है, इसके 3 कमरे बने हुए थे दोस्तों। ठीक है, मैंने आपको बताया भाई ये स्नानागार के ऊपर में ना कमरे बनाए गए थे, तो कपड़े बदलने के लिए बनाए होंगे, कुछ भी काम के लिए बनाया होगा। भाई नहा रहा लोग तो वहाँ तो भाई चेंज करेंगे ही। ठीक है, तो उसके लिए बनाया होगा दोस्तों। कितना अच्छे प्रकार से बताया गया। आगे इसमें से दोस्तों एक ठीक है बड़ा कुआं जिसमें जलाशय से पानी आता था। भाई इसमें से एक बड़ा कुआं भी बनाया गया था, जिसमें वो जो जलाशय था उस जलाशय में वो पानी जाता था दोस्तों। ठीक है, जलाशय का पानी निकालने के लिए एक नाली भी बनाई गई थी। वो जो पानी है मान लीजिए वहाँ पे तो भाई वो गंदा तो हो सकता है, 10 लोग 20 लोग नहाएगा उसके बाद तो गंदा हो सकता है, फिर हमको वो अच्छा पानी चाहिए। तो पानी जैसे गंदा होता था दोस्तों, उसके लिए एक नली बनाई गई थी, जिसके माध्यम से वो गंदा जो पानी होता था वो निकल जाता था दोस्तों। ठीक है, इसके उत्तर में एक गली से दूसरा तरफ अपेक्षाकृत छोटी संरचना में 8 ठीक है स्नानागार बनाए गए थे। ठीक है, इस संरचना के अनोखेपन तथा क्षेत्र में कई विशिष्ट रचनाओं का साथ मिलने से ऐसा प्रतीत होता है कि इसका प्रयोग धार्मिक अनुष्ठान समय ठीक है इसका किया जाता था। भाई ये जो हमारा ये स्नानागार जो है ना, हम सभी को ऐसे ये पता चलता है कि ये जो स्नानागार बनाया गया था इसमें कुछ धार्मिक कार्य वगैरह करने के लिए, और आज के समय में हम लोग जैसा जनजीवन में जैसे पूजा वूजा करते हैं ना, जैसे छठ पूजा हो जाता है तालाब में, बहुत सारे पूजा करते हैं। तो उस समय भी बहुत पूजा रहा होगा दोस्तों, जो कि लोग मिलजुल के क्या करते थे और भी बहुत सारे काम के लिए करते थे दोस्तों। तो इसके लिए विशाल स्नानागार बनाया होगा दोस्तों। ठीक है, तो आप विशाल स्नानागार का ये आप बता सकते हैं कि जो मोहनजोदड़ो में जो स्नानागार प्राप्त हुआ था दोस्तों, उसकी विशेषता आप बता सकते हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट है। और पक्की ईंटों से बने होते थे दोस्तों, सीढ़ी भी बनाया गया था, जल निकालने के लिए बहुत अच्छा व्यवस्था बना हुआ था, और इसके साइड पे कुछ कमरे भी बनाए गए थे दोस्तों। और ये जो इसकी लंबाई आप बता सकते हैं 12 मीटर, चौड़ाई बता सकते हैं 7 मीटर और गहरा 3 मीटर बता सकते हैं दोस्तों। ठीक है, इस प्रकार से मैंने ये करा दिया दोस्तों, ये भी आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न था। ठीक है, आशा करता हूँ कि ये भी आपको समझ में आ गया दोस्तों। क्लियर, तो 2 प्रश्न हो गया, एक तो धार्मिक जीवन, दूसरा इसका विशाल स्नानागार। ठीक है, अब अगला जो प्रश्न है आप सभी का, जो कि बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है, प्रश्न पूछा गया है कि भाई मोहनजोदड़ो की कुछ विशेषताओं का वर्णन करें। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, भाई मोहनजोदड़ो की विशेषताओं के बारे में बताना। ये तो प्रश्न भाई 5 नंबर का रहेगा ही, भले आपका वो ऊपर वाला 2 प्रश्न 3 नंबर या 4 नंबर के लिए आ जाए, लेकिन ये जो प्रश्न है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। चलिए बात करते हैं मोहनजोदड़ो की विशेषताओं को लेकर। दोस्तों मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना जिला में स्थित है। भाई सबसे पहले इसकी जानकारी रखनी होगी आप सभी को। तो मोहनजोदड़ो जो पड़ता है ना दोस्तों, वो सिंध प्रांत में पड़ता है, जिला आपका लरकाना दोस्तों। ठीक है, जो कि पाकिस्तान में है। क्लियर, चलिए भाई सिंधी भाषा में मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ होता है मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो का क्या अर्थ होता है दोस्तों? मृतकों का टीला। 1 नंबर में पूछ सकता भाई मृतकों का टीला किसे कहते हैं, तो मोहनजोदड़ो को। मोहनजोदड़ो की खुदाई में निम्नलिखित विशेषताएं प्रकट हुई है। भाई जब खुदाई हुई, खुदाई से जो साक्ष्य मिलते हैं उससे हम लोग यह बोल सकते हैं कि यह विशेषता मोहनजोदड़ो की है।
चलिए एक एक करके बारीक से देखते हैं। सबसे पहले बात करेंगे दोस्तों सुनियोजित नगर को लेकर। दोस्तों मोहनजोदड़ो एक विशाल शहर था जो कि 125 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला हुआ था दोस्तों, ठीक है। यह शहर 2 भागों में विभाजित था दोस्तों। सबसे पहले मैं बात करूँ मोहनजोदड़ो की, तो यह जो है ना 125 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला हुआ था दोस्तों। और जब खुदाई हुई ना, तो खुदाई के दौरान 2 टीले देखने को मिलते हैं, एक तो भाई पूर्वी टीला, दूसरा आपका पश्चिमी टीला दोस्तों, ठीक है। जो पश्चिमी टीला था दोस्तों ना, ये दुर्ग था, ठीक है, और जिसमें जो शासक वर्ग के लोग, राजा महाराजा, वो रहा करते दोस्तों, ठीक है। एक तो आपका पूर्वी टीला जो कि निचला स्तर में था, जो कि आम जनता लोग रहा करता था दोस्तों, ठीक है। तो आप आसानी से बोल सकते हो तो शहर के पश्चिम में एक दुर्ग था जो कि ऊंचाई पे स्थित था दोस्तों, ठीक है। पूर्वी टीला जो कि नीचे में था और वहां पे नगर बसा हुआ करते थे। चलिए आगे दोस्तों, दुर्ग की संरचना कच्ची ईंटों की चबूतरे पर बनाई गई थी। इसमें बड़े बड़े भवन थे जो कि संभवतः प्रशासनिक अथवा धार्मिक केंद्र के रूप में कार्य करते थे दोस्तों, ठीक है। तो दुर्ग में जो रहते थे वो राजा महाराजा रहते थे, तो बहुत अच्छी प्रकार से वो व्यवस्थाएं बनाई गई थी। दुर्ग के चारों ओर ईंटों की बनी दीवार थी जो कि दुर्ग के नीचे शहर से विभाजित करते थे दोस्तों, ठीक है। चलिए आगे क्या बता सकते हैं कि निचले शहर का क्षेत्र दुर्ग की अपेक्षा कहीं बड़ी होता था, ठीक है, अधिक बड़ा होता था, जिसमें सामान्य जनता निवास करती थी दोस्तों। निचले शहर को भी दीवार से चारों ओर घेरा गया था दोस्तों, ठीक है। तो इसकी बहुत अच्छे प्रकार से घिराई की गई थी दोस्तों, है ना। चलिए प्राय सभी बड़े मकानों में रसोई घर, स्नानागार और शौचालय कुएं भी होते थे दोस्तों। मोहनजोदड़ो की विशेषता आप ये बता सकते हो ना कि वहाँ के जो लोग हैं ना, वहाँ के लोगों के घर में अपना रसोई घर होता था दोस्तों, ठीक है। स्नानागार भी होता था भाई, वहाँ नहाने के लिए कहीं बाहर जाना नहीं होता था, घर में ही नहाने की व्यवस्था थी, घर में ही अपना शौचालय था, घर में ही अपना कुआं था दोस्तों। ये सारी व्यवस्थाएं मोहनजोदड़ो से हम सभी को देखने को मिलती है दोस्तों, ठीक है। चलिए आगे क्या बताइएगा आप, आगे बता सकते हो कि घर के दरवाजे और खिड़कियां प्रायः सड़क के और खुलती नहीं थी, ठीक है, पीछे की ओर खुलती थी दोस्तों, ठीक है। उस समय के घरों में गोपनीयता का विशेष ध्यान रखा जाता था, ठीक है। तो आप इस प्रकार से मोहनजोदड़ो की विशेषता बता सकते हैं। तो मोहनजोदड़ो में लोग किस प्रकार से रहा करते थे, और उसके अपने अपने घर में सारी व्यवस्थाएं होती थी दोस्तों, ठीक है। खिड़कियाँ जो होती थी, दीवार वो जो गेट होता था वो बाहर की नहीं होके पीछे की ओर सुरक्षित भी रहता था, गोपनीयता भी रहता था दोस्तों, ठीक है। तो इस प्रकार से मोहनजोदड़ो की विशेषता आप बता सकते हो कि मोहनजोदड़ो जो थे ना बहुत बहुत अच्छा था दोस्तों। मोहनजोदड़ो को सिंध का बाग भी कहा जाता है। क्यों सिंध का बाग कहा जाता है? क्योंकि यहाँ की जो मिट्टी है ना बहुत ही ज़्यादा उपजाऊ थी दोस्तों, ठीक है, इसलिए सिंध का बाग भी कहा जाता है, ठीक है। डांस करती हुई महिला की मूर्ति के साथ यहीं से मिलता है दोस्तों, मोहर का यहीं भी मिलता है, तो सभी मोहनजोदड़ो से प्राप्त होती है। और एक विशेषता सबसे इंपॉर्टेंट आप बताइएगा दोस्तों कि जो मोहनजोदड़ो है ना वो हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर है दोस्तों, ठीक है, सबसे बड़ा नगर है। तो इन चीज़ों को आप बारीक से ध्यान रखिए, मेरे बातों को लिखिए दोस्तों, और इस प्रकार से अगर वीडियो अच्छा लगता हो तो मित्रों को शेयर करें अवश्य दोस्तों, ठीक है ना। चलिए अगला, तो दोस्तों अब बात करेंगे चौथा प्रश्न की। चौथा प्रश्न पूछा गया है कि हड़प्पा सभ्यता के पतन के कारणों का वर्णन करें। दोस्तों इतनी बड़ी सभ्यता जहाँ के लोग व्यापार क्या करते थे, हंसी खुशी जीवन जीते थे, बहुत ही संपन्न जीवन जीते दोस्तों। एक शहरी सभ्यता थी जहाँ के लोग श्रृंगार पे बहुत विश्वास करते थे, वो लोग लिपस्टिक तक का साक्ष्य कर लिया था दोस्तों, ठीक है। बहुत अच्छा सभ्यता था, लेकिन फिर भी इतनी बड़ी सभ्यता का अंत कैसे हुआ दोस्तों? आपने पढ़ा हड़प्पा सभ्यता का नगर नियोजन, स्नानागार, भवन, ठीक है, हवन कुंड, कितना अच्छा व्यवस्था था, शहरी जीवन देखे आप लोग। लेकिन इतनी अच्छी सभ्यता लास्ट में अंत कैसे हुआ, ये दब कैसा गया? मिट्टी के अंदर खुदाई करने से भी मिल रहा है, उसके पीछे का कारण को हम लोग जानेंगे दोस्तों, ठीक है। और यही प्रश्न आप सभी से पूछा गया है कि हड़प्पा सभ्यता के पतन के कारण का वर्णन करें। क्या रीजन था दोस्तों इतनी बड़ी सभ्यता का पतन होने को लेकर, ठीक है। चलिए हम लोग देख लेते हैं उत्तर को। भाई हड़प्पा सभ्यता की पतन के संदर्भ में कोई भी संतोषजनक प्रमाण नहीं मिलते हैं। भाई हड़प्पा सभ्यता का पतन क्यों हुआ, इसको लेकर कोई भी एक मत नहीं है, ना ही कोई भी प्रमाण संतोषजनक है दोस्तों कि हम लोग बोल सकते हैं कि इसी कारण से इस सभ्यता का अंत हुआ दोस्तों, एक कोई भी नहीं बोल सकता, ठीक है दोस्तों। लगभग 1800 ईसा पूर्व के आसपास इस सभ्यता का पतन हो गया। इस सभ्यता के पतन के संदर्भ में विद्यमान एक मत नहीं है। जितने भी लोग आए दोस्तों, किसी का मत एक नहीं है कि इसी कारण से इसका पतन हुआ है दोस्तों, ठीक है। कुछ ऐसे प्रमाण मिले हैं जिसके द्वारा अनुमान लगाया जा सकता है कि हड़प्पा सभ्यता का पतन क्यों हुआ दोस्तों। निम्नलिखित कारण आप देख सकते हैं, ठीक है। कुछ ऐसे साक्ष्य मिलते हैं, प्रमाण मिलते हैं जिससे हम लोग बोल सकते हैं कि भाई ये क्यों पतन हो गया, तो वो मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है।
तो चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं हड़प्पा सभ्यता के पतन के कुछ कारण। सबसे पहला कारण आप बता सकते हैं दोस्तों बाढ़ के कारण से हड़प्पा सभ्यता का पतन हुआ होगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख नगर नदियों के किनारे बसे हुए होते थे दोस्तों। ठीक है, अधिकतर जो नगर हुआ करता था दोस्तों ना, वो नदी के किनारे बसा हुआ होता था दोस्तों, और नदियों में प्रति वर्ष बाढ़ आती थी दोस्तों। आप सभी को पता है बाढ़ से प्रति वर्ष क्षति भी होती थी, और इस कारण से हड़प्पा वासी मूल स्थान को छोड़कर अन्य स्थान पे चले गए होंगे दोस्तों। ठीक है, तो पहला कारण आप बोल सकते हैं बाढ़ दोस्तों। बाढ़ जो है ना वो प्रति वर्ष आता था, और अधिकतर जो नगर होता था ना वो नदी के किनारे बसा हुआ था, तो प्रत्येक वर्ष उसको झेलनी होती थी, समस्या होता था दोस्तों, बहुत से लोग डूब जाते थे, वो दिक्कत होता था। तो इस कारण से क्या किया होगा वो लोग, उस स्थान को दोस्तों छोड़ के कहीं और चला गया होगा दोस्तों। ठीक है, पहला कारण आप ये बोल सकते हैं, और इस कारण से सभ्यता का पतन हो गया। ठीक है, इसके बाद दूसरा कारण आप बोल सकते हैं महामारी दोस्तों। कोई बड़ा महामारी आया होगा जिस कारण से पतन हो गई दोस्तों। भाई मोहनजोदड़ो से प्राप्त नर कंकालों के प्रशिक्षण से पश्चात निष्कर्ष निकलता है कि भाई हड़प्पावासी मलेरिया महामारी जैसे अनेक प्राकृतिक आपदाओं के कारण और बीमारियों के शिकार हो गए होंगे। ठीक है, और उनके जीवन का अंत हो गया होगा दोस्तों। ठीक है, तो दूसरा आप रीज़न ये भी बता सकते हो कि महामारी आया होगा दोस्तों। महामारी बहुत भयानक आया होगा जिस कारण से लोग वहाँ पे मर गए और उनका उस सभ्यता का पतन हो गया दोस्तों। ठीक है, जैसे कोरोना महामारी आया था, तो कोई ऐसा रोग था ना कि भाई छूने मात्र से वो रोग फैल जाता था और वो बढ़ते रहता था दोस्तों। ठीक है, इस प्रकार से कुछ हुई होगी। आगे तीसरा आप रीज़न बता सकते हैं दोस्तों जलवायु परिवर्तन। जलवायु परिवर्तन भी एक बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है दोस्तों। तो अनेक विशेषताओं ठीक है, अनेक विद्वानों का कहना है कि अचानक सिंधु घाटी सभ्यता के क्षेत्र में जलवायु परिवर्तन के कारण से यह हरा भरा क्षेत्र जंगल एवं बारिश की ठीक है कमी के कारण से मरुस्थल के रूप में परिवर्तन हो गई होगा दोस्तों। ठीक है, और इस कारण से सभ्यता का भी पतन हो गया होगा। तो ये जलवायु परिवर्तन हो गया दोस्तों, भाई समय पे पानी नहीं आया होगा, तो वो जो हरा भरा क्षेत्र है वो दोस्तों वहाँ पे जंगल टाइप का हो गया, जंगल भी जो था वो मरुस्थल हो गया है दोस्तों। ठीक है, तो जलवायु परिवर्तन बहुत बड़ा रीज़न हो सकता है दोस्तों, क्योंकि वहाँ पे खेती उती सही से नहीं होगा दोस्तों, मौसम में वो हुआ नहीं होगा तो मर गए होंगे। तो ये कारण एक बता सकते हैं। तीसरा हो गया, चौथा कारण आप बता सकते हो दोस्तों बाह्य आक्रमण। बाह्य आक्रमण बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत बार बोला गया है दोस्तों। तो अनेक विद्वान का मानना या तो इसके अनुसार कहना है कि भाई बाह्य आक्रमण के कारण से इस सभ्यता का अंत हुआ हो दोस्तों। तो क्या संभवतः बाह्य आक्रमण ये जो किए वो कौन थे, तो वो आर्य थे दोस्तों। ठीक है, तो ये भी माना जाता है कि बाह्य आक्रमण के कारण से लोगों का वो जान गया होगा, आर्य लोग यहाँ पे आक्रमण किए होंगे दोस्तों, और इस सभ्यता का पतन हो गया दोस्तों। ठीक है, तो आप बोल सकते हैं उपयुक्त कारणों के आधार पर हम कह सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता का पतन हो गया दोस्तों। ठीक है, तो आपके लिए यह प्रश्न जो था वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण था दोस्तों, जो कि आपको मैंने कराया। ठीक है, चलिए तो इसी प्रकार से दोस्तों आज मैंने आप सभी को हड़प्पा सभ्यता का जो महत्वपूर्ण प्रश्न बन रहा था, ठीक है, जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बने वो आपको मैंने करा दिया है। और चैनल से जुड़े रहे दोस्तों, मित्रों को शेयर करें। इसके बाद मैं दूसरा पार्ट भी लाऊंगा, जितने भी महत्वपूर्ण आपको प्रश्न चाहिए मैं करवाता रहूँगा दोस्तों। ठीक है, तो प्यारा प्यारा कमेंट अवश्य करें। इसी प्रकार से अच्छे से मस्त रहे, दूसरे में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।